हूं नीलम और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। तमिलनाडु की राजनीति में सीएम के रूप में ऐसा तूफान आया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाला हीरो असल जिंदगी में सिस्टम की कुर्सी पर बैठा और ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है जिससे विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। तमिलनाडु की जनता ने अपने इस नए सीएम को जननायक कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि थालापति विजय वीआईपी नहीं बल्कि वर्किंग सीएम बनकर सामने आए। तो आज हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में दिखाएंगे थालापति विजय का 3 महीनों का रिपोर्ट कार्ड और उसका हिसाब। तमिलनाडु की सत्ता संभाले मुख्यमंत्री थालापति विजय को 3 महीने हो चुके हैं। इन 3 महीनों में विजय का अंदाज पूरी तरह एक्शन मोड वाला नजर आया। तमिलनाडु की सत्ता संभालने के बाद थालापति विजय ने अपनी राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी परीक्षा भी दे दी है। विधानसभा में पेश हुआ विजय सरकार का पहला पूर्ण बजट और इस बजट में फोकस रहा युवाओं, महिलाओं, शिक्षा और आम मुद्दों पर। मुफ्त लैपटॉप से लेकर साइकिल तक, शादी में सोने की चेन और सिल्क साड़ी की मदद को लेकर शिक्षा के लिए हजारों करोड़ों रुपए का प्रावधान दिया गया। विजय सरकार ने अपने पहले बजट में कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा दांव खेला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये बजट की घोषणाएं हैं या फिर तमिलनाडु के विकास की दिशा में नया रोड मैप तैयार करने वाले हैं। देखिए इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तमिलनाडु में सरकार का पहला बजट, सदन में हंगामा और बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री थालापति विजय की सरकार ने अपने पहले बजट में चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश की। पहला बजट, बड़ा ऐलान। सबसे पहले बात जेनजी और छात्रों की। टीवी के सरकार ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू करने का ऐलान किया है। वेत्री मणिकर्णी तिक्थम के तहत शुरू हुई इस योजना में बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार का फोकस सीधे युवाओं की पढ़ाई और डिजिटल एजुकेशन पर है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान, लैपटॉप योजना, 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान। लैपटॉप के बाद अब बात करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स की। सरकार ने 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साइकिल देने का ऐलान किया है। इसके लिए बजट में 277 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से स्कूल आने जाने वाले छात्रों को सुविधा मिलेगी और उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद होगी। 11वीं के छात्रों को साइकिल, 277 करोड़ रुपए का प्रावधान। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर सरकारी आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है। पल्ली निरावु थिक्कम के तहत सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया है। यानी विजय सरकार का पहला बजट लैपटॉप से लेकर साइकिल और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर तक छात्रों पर बड़ा फोकस। लेकिन सरकार ने नीट परीक्षा को लेकर अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। विजय सरकार ने केंद्र सरकार से नीट परीक्षाओं को खत्म करने और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग दोहराई है। अब बात उन महिलाओं की जिनके लिए विजय सरकार ने बजट में गोल्डन गिफ्ट का ऐलान किया है। चुनावी वादों को पूरा करते हुए महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की गोल्ड असिस्टेंट योजनाओं का ऐलान किया गया है। शादी के दौरान महिला लाभार्थी को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने की योजना को मंजूरी दी गई है। यानी शादी के मौके पर
पर आर्थिक मदद के साथ पारंपरिक उपहार भी सरकार की योजना का हिस्सा होगा। वहीं सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के नवजात बच्चों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की योजना के लिए 560 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यानी विजय सरकार ने पहले बजट में जेएनजी को लैपटॉप, स्कूल छात्रों को साइकिल, सरकारी स्कूलों को आधुनिकीकरण, महिलाओं को सोना और सिल्क साड़ी, नवजात बच्चों के लिए गोल्डन रिंग, ऐलानों की लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। लैपटॉप के लिए 2000 करोड़, साइकिल के लिए 277 करोड़, आवासीय स्कूल के लिए 125 करोड़, स्कूल आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़, नवजात बच्चों की गोल्ड रिंग के लिए 560 करोड़ रुपए और महिलाओं के 8 ग्राम गोल्ड कॉइन प्लस सिल्क की साड़ी के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान दिया है। हालांकि बजट पेश होने के दौरान विधानसभा में भारी हंगामा भी देखने को मिल रहा है। विजय सरकार के पहले बजट में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर बड़ा खर्च प्रस्तावित किया गया है। अब इन घोषणाओं को लागू करना विजय सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब देखना ये होगा कि थालापति विजय के ये बजट ऐलान जमीन पर कितना असर दिखा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। तो वाकई सरकार का बजट तो तमिलनाडु के विकास का नया रोड मैप तैयार कर रहा है, लेकिन बजट से पहले भी सीएम विजय कई धमाकेदार फैसले ले चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था तमिलनाडु के सभी सरकारी स्कूलों में राजनेताओं की एंट्री बैन को लेकर। देखिए इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सी जोसेफ विजय अपने फैसलों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने स्कूल शिक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके तहत तमिलनाडु के स्कूलों में नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इससे स्कूली बच्चे और उनके माता पिता के बीच खुशी की लहर है, क्योंकि जब भी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव, खेल प्रतियोगिताएं या डिबेट का आयोजन होता है तो नेताओं को स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, जिससे स्कूली कार्यक्रम के दौरान बच्चों को नेताओं के लंबे चौड़े भाषण भी सुनने पड़ते हैं, जिससे बच्चों का समय बर्बाद होता है, पढ़ाई का नुकसान होता है और स्कूल का कार्य भी उतनी देर के लिए प्रभावित होता है, क्योंकि नेताओं के भाषण से बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिलता, सिर्फ नसीहत ही नसीब होती है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूल परिसर और कक्षाओं में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल के नेता का जन्मदिन या अन्य राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम या पदाधिकारियों को स्कूल में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने जोर दिया है कि शिक्षण संस्थान सीखने के लिए होते हैं, न कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए। अब पूरे देश में सीएम विजय के इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि काश ऐसा कदम उत्तर भारत की सरकारें भी उठाती तो बेहतर होता। बता दें कि ये फैसला हाल ही में हुए एक विवाद के बाद सामने आया। कुछ सरकारी स्कूलों में एक राजनीतिक नेता ने जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए थे। आरोप लगा कि इन कार्यक्रम में छात्राओं से राजनीतिक नारे लगवाए गए, उन्हें कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। इस घटना का मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा। अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया कि बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता के खिलाफ है। इसी विवाद के बाद राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए नए सर्कुलर जारी कर दिए हैं। वहीं ताजा मामले में सरकार ने कुरूर के सरकारी स्कूल में टीवीके की रैली का टेलीकास्ट किए जाने पर हेड एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है। उनका आरोप है कि स्कूल में क्लास के समय टीवीके का प्रोग्राम दिखाया गया था। वैसे इससे पहले मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव करते हुए सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर और कटआउट पर भी रोक लगा दी है। वहीं उनकी पार्टियों ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। बता दें कि तमिलनाडु में दशकों से राजनीतिक पार्टियों द्वारा बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और कटआउट लगाने की परंपरा रही है। इसे शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। वहीं समर्थक इसे राजनीतिक उत्साह और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मान रहे हैं।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, इससे सार्वजनिक जगहों पर अव्यवस्था बढ़ती है और कई बार सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो जाते हैं। विजय का ये फैसला एक बड़े संदेश की ओर इशारा करता है कि सार्वजनिक स्थान पर सबसे पहले आम नागरिकों के लिए होनी चाहिए साफ सुथरी सड़कें, बाधा रहित फुटपाथ और व्यवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी शहर की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। और अब स्कूलों को राजनीति से दूर रखने की इस पहल की कई लोग सराहना कर रहे हैं। हालांकि इस फैसले का असर कितना व्यापक होगा और दूसरे राज्य इससे क्या सीख लेते हैं, इस पर आने वाले समय में नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV27 न्यूज। तो भाई मुख्यमंत्री थालापति विजय छात्रों के लिए कई सरकारी योजनाएं लेकर आए हैं। टीवी की सरकार अपने पहले बजट में छात्राओं के लिए कई बड़े ऐलान कर चुकी है। इसमें छात्रों को 8,000 रुपए, किसानों को उच्च शिक्षा, 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देना भी शामिल है। वहीं तमिलनाडु की विजय सरकार ने मिड डे मील में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत बच्चों को खाने में एक हफ्ते में एक बार चिकन बिरयानी परोसने का प्रस्ताव है। विजय के इस प्रस्ताव से पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई। अब देखना यह है कि उनका ये फैसला कब तक फ्लोर पर आता है। देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली अब और भी खास होने वाली है, क्योंकि मिड डे मील योजना के तहत छात्रों को हफ्ते में एक दिन चिकन बिरयानी परोसने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सामने ये सुझाव रखा है। हालांकि प्रस्ताव पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। अगर विजय सरकार इसे मंजूरी देती है तो सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे मील में चिकन बिरयानी की एंट्री होगी और इसे राज्य की स्कूल पोषण योजना में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो अब स्कूलों में चिकन बिरयानी कब तक मिलेगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। एक राजनेता के तौर पर सी जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 3 महीनों में उन्होंने राजनीति के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की और विरोधियों को कमजोर किया। 90 दिनों में उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिनकी तारीफ हो रही है। तमिलनाडु में निवेश के मोर्चे पर भी उन्होंने कई समझौते किए हैं। उनकी पॉलिसी और स्टाइल की तारीफ तो नीति आयोग भी कर चुका है। दरअसल 18 जुलाई को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में नीति आयोग ने तमिलनाडु के निवेश के लिए तीसरा सबसे अच्छा राज्य बताया है। काम करने के तौर तरीकों को देखकर कहा जा रहा है कि सीएम विजय पॉलिटिकल अंदाज में नहीं बल्कि किसी कंपनी के सीईओ की तरह काम करते चले जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थालापति विजय को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और कॉर्पोरेट एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि सीएम विजय सरकार को पारंपरिक नौकरशाही की वजह एक आधुनिक कॉर्पोरेट संस्था की तरह रिजल्ट ओरिएंटल तरीके से चला रहे हैं। रिपोर्ट में विजय को बेस्ट सीईओ की तरह काम करने वाला सीएम बताते हुए दावा किया गया है कि उनकी कार्यशैली से तमिलनाडु में निवेश बढ़ रहे हैं और रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं। साथ ही राज्य को दक्षिण भारत का सबसे पसंदीदा निवेश हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई है। तो देखा आपने, विजय सरकार के 3 महीने पूरे होने के बाद उनके कामकाज की चर्चा सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि देश के नीति आयोग तक हो रही है। समर्थक उन्हें तेज फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री बता रहे हैं और विरोधी लगातार उन पर हमलावर हो रहे हैं। इसी सियासी टकराव के बीच तमिलनाडु की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए और कुछ ही घंटों बाद उनकी रिहाई हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये महज कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही थी या फिर तमिलनाडु की राजनीति में छिड़ी सत्ता बनाम विपक्ष की नई जंग? आखिर इस पूरे विवाद की असली वजह क्या थी? किस राजनीतिक फायदा और नुकसान पहुंचा? समझिए इस पूरी कहानी को।
तमिलनाडु में 4 अगस्त के दिन को उस वक्त सियासी तापमान अचानक बढ़ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जैसे ही पुलिस उन्हें कस्टडी में लेने पहुंची, बड़ी संख्या में समर्थक मौके पर जुट गए। पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की भी खबरें सामने आई। हालांकि शाम होते होते मद्रास हाई कोर्ट में उदयनिधि स्टालिन को राहत मिली और उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन ये पूरा विवाद उस बयान से जुड़ा है जो उदयनिधि ने कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक रैली के दौरान दिया था। आरोप है कि भाषण के दौरान उन्होंने अभिनेत्री त्रिशा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री विजय और त्रिशा के रिश्ते पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारी की मांग तेज हुई। बाद में चेन्नई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कार्यवाही के बाद डीएमके ने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताया। पार्टी मुख्यालय और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार कावेरी जल संकट जैसे मुद्दों पर गंभीर नहीं है और विफल रही और जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के नेता को निशाना बनाया गया है। एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि उदयनिधि को जानबूझकर चेन्नई की वजह तनाबूर से ले जाया गया ताकि उन्हें विधानसभा की कार्यवाही से दूर रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने ऐसी धाराएं लगाई हैं जिनमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। हालांकि बाद में अदालत के निर्देशों के बाद उदयनिधि को रिहा कर दिया गया। वहीं जमानत पर रिहा होने के बाद स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय वो सिर्फ सोशल मीडिया और रील्स बनाने में व्यस्त हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार डीएमके के कार्यकर्ताओं की भी तत्काल रिहाई की मांग की। अब पूरे घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया था। एक तरफ सरकार कानून के तहत कार्यवाही की बात कर रही है तो दूसरी ओर डीएमके इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और तेज होने के संकेत भी मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 27 न्यूज। विवादों की बात तो हो गई, विकास के दावों का रिपोर्ट कार्ड भी आपने देख लिया, लेकिन अब बात उस सफर की जिसने एक फिल्मी सितारे को जनता का नेता बना दिया। एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत कैमरे की चमक से हुई और मंजिल सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन तक पहुंची। छोटी सी उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाले विजय ने संघर्ष देखा, आज सफलताएं देखी और फिर एक एक फिल्म के साथ सुपरस्टार बने, करोड़ों दिलों पर राज किया और आखिरकार राजनीति में उतरकर जनता का भरोसा भी जीता। आज वही थालापति विजय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन विजय पहले ऐसे अभिनेता नहीं है जिन्होंने अभिनय से राजनीति तक का सफर तय किया हो। तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास ही फिल्मी सितारों के प्रभाव से लिखा गया है। एम.सी. रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक सुपरस्टार राज्य की सत्ता संभाल चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है, आखिर विजय का ये सफर कितना अलग है और उन दिग्गज सितारों की विरासत से कैसे जुड़ता है जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन से निकलकर तमिलनाडु की राजनीति की तस्वीर बदल दी। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। फिल्मी पर्दे पर थालापति, अब सत्ता का भी सरताज, 30 साल का सुपरस्टारडम। तमिलनाडु में क्या विजय ने कर दिया सियासत का सबसे बड़ा गेम चेंजर। तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के साथ राजनीति में सफलतापूर्वक कदम रखा है। विजय ने 1992 में 18 साल की उम्र में फिल्म नलाया थिरुपु में मुख्य अभिनेता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उनके पिता S.A. चंद्रशेखर खुद इस फिल्म के निर्माता थे। उन्होंने अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा और ऐसे प्रोजेक्ट में उन्होंने काम दिया जो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन साल 2004 में आई फिल्म गिल्ली पहली ऐसी तमिल फिल्म बनी जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन रुपए से ज्यादा की कमाई की। इसने 1970 में आई एमजीआर की फिल्म अधिमई पेन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसके बाद से विजय को कोई टक्कर नहीं दे पाया। तुप्पाकी, मार्शल, मास्टर और लियो पिछले 2 दशकों में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में आती रहीं।
विजय ने कुल 68 फिल्मों में काम किया और तमिलनाडु में हर उम्र के लोगों के बीच अपना फैन बेस तैयार किया। उनके फैंस उन्हें थालापति यानी कमांडर कहकर बुलाते थे। विजय की आखिरी कई फिल्मों में उन्होंने राजनीतिक संदेश के जरिए एक अलग मैसेज जनता तक पहुंचाया। 51 साल के सुपरस्टार विजय थालापति तमिलनाडु चुनावों में दमदारी के साथ उभरे हैं। यूथ में जबरदस्त फैन फॉलोइंग। विजय मक्कल इलाइकम का मजबूत ग्राउंड नेटवर्क। डीएमके एआईएडीएमके के विकल्प के तौर पर नई पहचान। एंटी इनकन्वेंसी और एंटी डीएमके वोट का फायदा। जी हां, फरवरी 2024 में विजय ने राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखा और अपनी पार्टी टीवीके की घोषणा की। उन्होंने साफ किया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, बल्कि उनका ध्यान 2026 के विधानसभा चुनावों पर रहेगा। सितंबर 2024 में प्रोडक्शन हाउस केबीएन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी थालापति 69 विजय की आखिरी फिल्म होगी। इसी ऐलान के साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो सिनेमा छोड़ रहे हैं। फिर विजय ने रीसेट तमिलनाडु का नारा देकर सीधे जनता की जरूरतों पर फोकस किया। महिलाओं, युवाओं, गरीबों और नौकरी पेशा वर्ग के लिए बड़े वादे ने टीवीके को तेजी से चर्चा में ला दिया। अगर उनके चुनावी वादों पर नजर डालें, बदलाव का कार्ड, वादों का भरोसा। गरीब दुल्हनों को 8 ग्राम सोना और सिल्क की साड़ी। महिलाओं को साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। गरीब महिला मुखिया को 2500 रुपए महीना। शिक्षा के लिए 25 लाख तक का लोन। ग्रेजुएट को 4000 मासिक सहायता। डिप्लोमा धारक को 2500 रुपए की सहायता। 5 लाख सरकारी नौकरियां। 200 यूनिट बिजली मुफ्त। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग विभाग। पुलिस कर्मियों की वेतन में डबल वृद्धि। ये वो बड़े वादे थे जो टीवीके ने चुनाव के दौरान किए। विजय की राजनीति सिर्फ वादों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी पार्टी से अपने ड्राइवर को टिकट देकर साफ संदेश दिया कि टीवीके वफादारी, जमीनी पकड़ और आम आदमी की अहमियत सबसे ऊपर है। वहीं आम आदमी कनेक्ट विजय को पारंपरिक नेताओं से अलग बनाता है। हालांकि विजय का सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। करूर रैली हादसे में 40 लोगों की मौत के बाद विजय ने गहरा दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देकर संवेदनशील चेहरा भी दिखाया। वहीं अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो तमिलनाडु की जनता का भरोसा हमेशा से ही अभिनेताओं के साथ जुड़ा देखा जा सकता है। तमिलनाडु में सिनेमा से सत्ता तक। एमजीआर सुपरस्टार से गरीबों के मसीहा और फिर मुख्यमंत्री। जयललिता अभिनेत्री से मुख्यमंत्री और फिर अम्मा। करुणानिधि लेखक से सियासत के शिखर तक। विजय सुपरस्टार से नई पीढ़ी का सत्ता चेहरा। इधर कन्नड़ सिनेमा के रेवेल स्टार अमरीश राजनीति में आने के बाद 3 बार सांसद चुने गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद रमैया का राजनीति में सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की गोल्डन गर्ल के रूप में पहचान मिली। राजनीति में कदम रखा। 2013 में कर्नाटक की मंड्या सीट से उपचुनाव जीतकर वो 16वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक बनी और फिर चुनाव हारने के बाद 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नेशनल सोशल मीडिया टीम का हेड बनाया गया। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद वो धीरे धीरे सक्रिय राजनीति और पार्टी के सोशल मीडिया कामकाज से दूर हो गईं। सुरेश गोपी ने 2016 में भाजपा के साथ सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और 2024 में त्रिशूल सीट जीतकर केरल में भाजपा का पहला लोकसभा सांसद बनकर इतिहास रचा। 2019 में लोकसभा और 2021 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूल सीट से 74,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। अक्टूबर 2025 में उन्होंने मंत्री पद छोड़ने और फिल्मों में अभिनय फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की, जिसका कारण उन्होंने अपनी आय की कमी को बताया था। वहीं केवी गणेश कुमारन एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता, टीवी होस्ट और राजनीतिज्ञ हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। गणेश कुमार केरल के पूर्व मंत्री आर बालकृष्णन पिल्लई के बेटे हैं। वो केरल कांग्रेस के साथ और 2001 में
पथानापुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गोल्डन स्टार गणेश कन्नड़ फिल्म उद्योग के लोकप्रिय अभिनेता है। तो देखा आपने, दक्षिण भारत का राजनीति में सिनेमा और सत्ता का रिश्ता पुराना है और अब युवा नेता के तौर पर थालापति विजय की एंट्री इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने खुद को स्टार नहीं बल्कि सिस्टम बदलने वाले विकल्प के तौर पर पेश किया है। करीब 603 करोड़ रुपए की संपत्ति, बेमिसाल स्टारडम, मजबूत संगठन और बदलाव की राजनीति, इन सब ने विजय को पहली बार चुनाव लड़ने वाले सबसे चर्चित नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। थालापति विजय का स्टारडम अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं, जनता के दिल से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। नीलम अहिरवार, टीवी 27 न्यूज़, भोपाल। तो राजनीति में थालापति विजय अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो जनहित के फैसलों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष लगातार उन्हें निशाने पर ले रही है। दूसरी ओर निजी जिंदगी को लेकर भी वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं सिनेमा के पर्दे पर उनकी विरासत अब अगली पीढ़ी संभालने जा रही है। उनके बेटे बतौर निर्देशक अपना फिल्मी करियर शुरू करने की तैयारी में है और उन पर भी उम्मीदों का बड़ा बोझ है। ऐसे में एक तरफ विजय की राजनीतिक पारी पर पूरे देश की नजर है और दूसरी तरफ देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेसन संजय फिल्मी दुनिया में अपने पिता की तरह पहचान बना पाते हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी टीवी 27 न्यूज़ डिजिटल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।